हाँ जी, आपका एफएम के अंदर फर्स्ट चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर, नाम से क्या पता चल रहा है, जो आप कैपिटल रेस करोगे बिजनेस के लिए क्या चाहिए, बिजनेस रन करने के लिए आपको क्या चाहिएगा, कैपिटल चाहिएगा। अब वो कैपिटल का स्ट्रक्चर तो आप लोग ही डिजाइन करोगे ना कि पैसा कहां से रेज करना है। सर पैसा रेज करने के कोई सोर्सेज, मैंने कहा हाँ है ना, हम इक्विटी से पैसा रेज कर सकते हैं, हम लोग प्रेफरेंस से पैसा रेज कर सकते हैं, हम लोग हमारे कमाए हुए पैसे को भी यूज कर सकते हैं। ये न्यू बिजनेस में नहीं आएगा, बट ऑलरेडी रनिंग बिजनेस के अंदर तो आपका कमाया हुआ पैसा आपके कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट होगा। और क्या होगा सर, हम लॉन्ग टर्म डेट से भी पैसा रेज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या आएगा, डिबेंचर्स हो गया, बॉन्ड हो गए, लोन वगैरह हो गया, ये सब अपने काम आएगा। ओके, तो इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म डेट, ये आपके कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट होगा। ओके, इन सबको मिला के हम कह देंगे हाँ जी कैपिटल स्ट्रक्चर। अब आपकी इच्छा है कि आप कहां से पैसा रेज करें। इस चैप्टर में हम यही चीज सीखेंगे कि कहां से पैसा रेज करना हमारे लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। आपको क्या लगता है कहां से पैसा बेनिफिशियल होगा, पैसा रेज करना कहां से बेनिफिशियल होगा? सर जहां पे हमारा ईपीएस क्या रहेगा, हाईएस्ट होगा। सर ये ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। अपनी कंपनी के जो ऑनर हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनका जो टोटल अर्निंग्स है उसको अगर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया जाएगा तो क्या आ जाता है हमारे पास, ईपीएस आ जाता है, अर्निंग्स पर शेयर। ईपीएस का फॉर्मूला रहेगा अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इसको आगे चल के हम क्या करेंगे, शॉर्ट में लिख देंगे, बोलेंगे इतेश, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर दैट इज इतेश। अच्छा नहीं लगा क्या? ठीक है, ओके, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, डन। तो जहां पर जिस कैपिटल सोर्स से पैसा रेज करने पर हमारा ईपीएस क्या आएगा, हाईएस्ट आएगा, ज्यादा आएगा, वहां से हम पैसा रेज करना पसंद करेंगे। ओके, चलिए ईपीएस हाईएस्ट कह दो, चाहे ये कह दीजिए कॉस्ट जहां पे क्या होगा, कम होगा। कॉस्ट जहां पे क्या होगा, कम। कॉस्ट कम होगा तो अपने आप क्या हो जाना है, ईपीएस ज्यादा हो जाना है। तो हम लोग इसका जो एक बेंचमार्क रखेंगे वो यही रखेंगे, जहां पे ईपीएस हाईएस्ट आएगा वहां से पैसा रेज कर लेंगे। तो मेन तो पहला टॉपिक तो ये रहने वाला है, अपने को ईपीएस कैलकुलेट करना है, ईपीएस कैलकुलेशन सीखना है। आज मैं आपको ईपीएस कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, ठीक है ना। थोड़ा कम टाइम है इसलिए मैं आपको ईपीएस कैलकुलेट करना सिखा दूंगा। चलिए ओके, 4 मिनट नहीं, हाँ चलिए ईपीएस कैलकुलेट करना सिखा दूंगा आज। फिर उसके बाद एनालिसिस मोड हम कल से स्टार्ट करेंगे। चलिए तो अब हम और आगे बढ़ते हैं, और इसके अंदर और क्या होगा सर, आज तो हम ईपीएस सीख लेंगे, ओके, कल भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, फिर हम आगे भी उसी को थोड़े दिन तक कंटिन्यू करेंगे, कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर भैया बेस्ट रहता है। फिर उसके बाद और 2 टॉपिक आएंगे, कौन कौन से, ईबीआईटी ईपीएस इंडिफरेंस पॉइंट, ईबीआईटी ईपीएस इंडिफरेंस पॉइंट। यहां पर क्या देखेंगे सर, हम यहां पर हम एक ईबीआईटी का एक ऐसा लेवल फाइंड आउट करेंगे। ईबीआईटी क्या होता है सर, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एक ऐसा प्रॉफिट का अमाउंट जिसमें अभी तक इंटरेस्ट का खर्चा लेस नहीं हुआ है, टैक्स का खर्चा भी लेस नहीं हुआ है, दैट इज अर्निंग्स, दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी तक ना इंटरेस्ट लेस हुआ ना ही टैक्स लेस हुआ। तो ईबीआईटी का एक ऐसा लेवल हम निशान फाइंड आउट करेंगे जहां पर ईपीएस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इंडिफरेंस मतलब सेम आ रहा है। मतलब 2 ऑप्शन हम लेंगे, 2 ऑप्शन, मान लीजिए 2 ऑप्शन वो कौन से हो सकते हैं, मान लीजिए एक ऑप्शन हम चाहते हैं सिर्फ इक्विटी से पैसा रेज करें, एक ऑप्शन हम चाहते हैं सिर्फ इक्विटी से पैसा रेज करें, दूसरा हम चाहते हैं क्या, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस या इक्विटी प्लस डिबेंचर से पैसा रेज, कोई हो सकता है। तो 2 ऑप्शन अपने को दिए हुए रहेंगे। अब अपने को एक ऐसा लेवल, ईबीआईटी का एक ऐसा लेवल फाइंड आउट करना होगा जहां पर क्या होगा, ईपीएस दोनों अल्टरनेटिव में क्या आएगा, सेम आएगा। ये सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा इस चैप्टर का। वापस रिपीट करता हूं, ऐसे 2 कैपिटल स्ट्रक्चर अपने को 2 अल्टरनेटिव्स दिए हुए रहेंगे जहां पे हमसे वो पूछेगा कि बताइए ईबीआईटी का ऐसा कौन सा अमाउंट है, लेवल बोले तो कौन सा अमाउंट, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, कितना ईबीआईटी पर आपका ईपीएस क्या रहने वाला है,
सेम रहने वाला है दोनों अल्टरनेटिव्स में, ठीक है। ओके, तीसरा एक छोटा सा कंसेप्ट आएगा, दैट इज फाइनेंशियल बीईपी। फाइनेंशियल बीईपी, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। यहां पर आपको यह फाइंड आउट करना है कि ईबीआईटी का एक ऐसा लेवल जहां पर वेयर ईपीएस इज 0, जहां पर ईपीएस क्या हो, 0 हो, दैट इज फाइनेंशियल बीईपी। एक ऐसा अमाउंट बताओ ईबीआईटी का जहां पर आपका ईपीएस क्या हो जाना है, 0 आना है, 0 आना है। तो ये ऐसा करके ये 3 टॉपिक कवर करके अपना ये पूरा चैप्टर कवर हो जाना है। ईपीएस का कैलकुलेशन, ईबीआईटी ईपीएस इंडिफरेंस पॉइंट का कैलकुलेशन एंड फाइनेंशियल बीईपी का कैलकुलेशन। बस छोटा सा चैप्टर, छोटे छोटे चैप्टर्स आएंगे, है ना। स्टडी नोट 9 का स्टार्ट करवाया मैंने आपका, एफएम के अंदर पेपर नंबर 10 है ये आपका, और मैंने आपका पहले स्टडी नोट 9 स्टार्ट करवाया। और इस स्टडी नोट 9 के अंदर एक चैप्टर नहीं है, बहुत सारे चैप्टर हैं, 5 चैप्टर कवर करता है ये एक अकेला चैप्टर, तो इसमें टाइम लगेगा। बट ये बेसिक है एफएम का, कभी भी एफएम पढ़नी हो तो इसी चैप्टर से स्टार्ट करने का मांगता है। अगर किसी और चैप्टर से स्टार्ट किया जा रहा है, सेकंड होता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं बस, उसके अलावा अगर किसी चैप्टर से स्टार्ट किया ना, दैट मीन्स वो गलत है। ये ध्यान रखना, कभी भी कोई एफएम या तो कैपिटल स्ट्रक्चर या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसी चैप्टर, 2 चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट बनता है, और किसी चैप्टर से स्टार्ट बनता ही नहीं है। चलिए अब देखिएगा ईवीआईटी। ओके प्रदीप, चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए अब आपके काम की चीजें। लिखिएगा कैपिटल स्ट्रक्चर मींस capital structure means the pattern of capital employed, the pattern of capital employed, the pattern of capital employed in the firm। हम लोग जब भी एफएम के अंदर फर्म वर्ड यूज करेंगे ना, तो फर्म मतलब कंपनी भी है, पार्टनरशिप फर्म भी है, सब कुछ है। फर्म मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन। इस फर्म को कभी पार्टनरशिप फर्म की तरह या प्रोप्राइटरशिप फर्म की तरह ट्रीट नहीं करना, जैसे हम लोग अकाउंट में इतना फोकस करते हैं या टैक्स में वगैरह फोकस करते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। फर्म मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मींस द पैटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म, कि किस तरह का आपने क्या किया है, कैपिटल यूज किया है। ओके, नेक्स्ट एरो। इन दिस चैप्टर we determine sources of finance, we determine sources of finance, what securities is to be issued, what securities is to be issued, and in which proportion, and in which proportion। कौन सी सिक्योरिटीज हम इश्यू करेंगे और किस प्रपोर्शन में इश्यू करेंगे, इस चैप्टर में हम सीखेंगे। कितना डेट, कितना इक्विटी, क्या इक्विटी डेट के मिक्स में भी चेंज करने से कोई फायदा होता है क्या। मान लीजिए 10 लाख का कैपिटल है, तो आपका सोचते हो यार 2 लाख इक्विटी 8 लाख डेट, 4 लाख इक्विटी 6 लाख डेट, 6 लाख इक्विटी 2 लाख 4 लाख डेट, कोई सा भी रेशियो हो सकता है ना। तो ये सारी चीजें हम इसमें इस चैप्टर में देखेंगे, क्या उनका मिक्स कैसा यूज करना है, कौन सा कैपिटल सोर्स यूज करना है, ठीक है नवीन। नाउ नेक्स्ट, there are different sources, there are different sources, there are different sources of raising funds, there are different sources of raising funds। क्या क्या सोर्सेज हैं पैसा रेज करने के, such as equity shares, preference shares, हाँ, और डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन एटसेट्रा।
ओके, अलग अलग सोर्सेज हैं अपने पास पैसा रेज करने के लिए। देखेंगे कौन से सोर्स से पैसा रेज किया जाए, कितना रेज किया जाए। ऑब्जेक्टिव क्या है अपना? द ऑब्जेक्टिव फॉर यूजिंग appropriate mix of different sources। क्या ऑब्जेक्टिव है अपना? हम ये अलग अलग सोर्स ये क्यों पढ़ रहे हैं कि कौन से सोर्स से पैसा रेज किया जाए? क्या ऑब्जेक्टिव है अपना? कॉम्बिनेशन में आके हम क्या करना चाहते हैं? कॉस्ट कम करना चाहते हैं और ईपीएस को बढ़ाना चाहते हैं। तो लिखिए इज टू मैक्सिमाइज द रिटर्न एट मिनिमम कॉस्ट। नेक्स्ट एरो। हाँ, कैपिटल स्ट्रक्चर इज द परमानेंट लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या? लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, परमानेंट लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। आप लोगों ने नोट किया होगा, मैंने यहां पर जब सबसे पहले लिखा इक्विटी लिखा था, प्रेफरेंस लिखा था, रिजर्व एंड सरप्लस लिखा था, उसके बाद लॉन्ग टर्म डेट लिखा। मैंने यहाँ पे शॉर्ट टर्म डेट की बात नहीं की। क्यों? क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड में सिर्फ या कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ किसको कंसीडर करना होता है? लॉन्ग टर्म को। शॉर्ट टर्म को कंसीडर नहीं करना होता। कम ड्यूरेशन के आप कहीं से भी पैसा लेके आओ, कहीं से भी दे रहे हो, उससे कोई लेना नहीं, ये लॉन्ग टर्म डिसीजन के लिए। ओके, तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज द परमानेंट लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग that is represented by long term debt, equity, share capital, preference share capital and reserve and surpluses। बस नाउ हैशटैग, ये तो मैंने एक बेसिक नॉलेज दे लिया कि भैया कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। क्या होता है? परमानेंट लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, इक्विटी, प्रेफरेंस, लॉन्ग टर्म डेट, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सब मिलके क्या बन गया? कैपिटल स्ट्रक्चर बन गया। ओके, और ये हम डिसाइड करना क्यों पसंद करते हैं कि भैया कौन से सोर्स से पैसा रेज करें? ताकि हम चाहते हैं कि हमारा रिटर्न क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए और कॉस्ट हमारी क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए। लिख लिया सबने? और अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं क्या? ईपीएस का कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस पढ़ा हुआ है? अरे वाह, फिर तो बढ़िया है ना। 12th में था? अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर। हाँ, बस बस बस, ओके, अर्निंग्स पर शेयर। यस, चंचल सही कह रही है, उसने रेशियो एनालिसिस में पढ़ा होगा। हाँ, कोई बात नहीं, तुम लोग भी पढ़ते पहले, कोई ना, बस बस बस, ओवर। कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर। हाँ जी, ईपीएस का कैलकुलेशन कैसे होगा? स्टार्टिंग से पूरा इनकम स्टेटमेंट कैसा? सबसे पहले क्या? सेल्स। सेल्स में से पता है आपको, अगर वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दिया जाए तो क्या आता है? वेरी गुड, कंट्रीब्यूशन। सीख लिया क्या तुम लोगों ने? सेल्स वेरिएबल कॉस्ट दैट इज कंट्रीब्यूशन। हाँ जी, सुनना,
अगर किसी ने पहली बार पढ़ा है तो वो अब ध्यान रखे, सेल्स माइनस कॉस्ट क्या होता है, प्रॉफिट होता है। लेकिन कॉस्ट को हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे, टू पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहे हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा फिक्स कॉस्ट। सर वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जो चेंज होता है, चेंज विद द आउटपुट और प्रोडक्शन लेवल, चेंज विद द प्रोडक्शन। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा कॉस्ट भी बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रोडक्शन कम होगा कॉस्ट भी कम हो जाएगा। नो प्रोडक्शन नो कॉस्ट, ठीक है ना। दैट मीन्स अगर आप प्रोडक्शन नहीं करोगे तो कॉस्ट भी नहीं लगेगा। दिस इज वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। और अगर आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देते हैं तो आपके पास क्या आता है, कंट्रीब्यूशन आ जाता है। ओके नाउ अब आप क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन एक नाम दे दिया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जैसे प्रॉफिट क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंस, दिस प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज कंट्रीब्यूशन। ओके नाउ एक्चुअली कंट्रीब्यूशन है ना डिसीजन मेकिंग के लिए, प्रॉफिट जितना काम नहीं आता ना, कंट्रीब्यूशन बहुत काम आता है डिसीजन मेकिंग के लिए। पता है कैसे, ऐसे यहां पे देखिएगा, मान लीजिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या आप कॉस्टिंग में सीखेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट दैट इज प्रॉफिट। ठीक है, मान लीजिए आप, ये जेठालाल है, जेठालाल जानते हो ना, हाँ जी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओके तो वो 10,000 यूनिट्स टीवी वगैरह, हाँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, वो 10,000 यूनिट टीवी की सेल करता है। मान लीजिए मैं रेट बहुत सस्ती ले रहा हूँ, तुम लोग पर है ना, या फिर अच्छा ऐसा करते हैं, 10,000 ज़्यादा हो गया सर, एक काम करो 100 यूनिट्स, 1000 तो ले लो यार, 1000 टीवी तो बेचना दो उसको। ओके गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, 1000 यूनिट्स वो बेचता है, पर यूनिट का रेट कितना रखें, चलो 100 रुपए रख देते हैं, थोड़ा तो ज़्यादा मैं बेच दो टीवी, हाँ 100 रुपए के अंदर। वेरिएबल कॉस्ट उसका लगता है कितना, 60 रुपए, हाँ पर टीवी बनाने का। कंट्रीब्यूशन 40 रुपए होने दो। अच्छा उसके बाद फिक्स कॉस्ट, अच्छा पर यूनिट है, ये पर यूनिट है ना, फिक्स कॉस्ट कितना देखते हैं अभी, रुको, 10,000 इंटू 100 कितना होता है, 1,00,000, 60 इंटू 1000 कितना होता है, और ये 40 इंटू 1000, 40,000। ओके और फिक्स कॉस्ट कितना रखें, मान लो 30,000, दैट मीन्स 30 पर यूनिट, प्रॉफिट हो गया 10,000। अब सुनिए, अब सुनिए, मान लीजिए एक दिन जेठालाल के शॉप पे कौन आया, बबीता जी, बबीता जी आए, ठीक है ना, हाँ अब बबीता जी आए, दैट इज द स्पेशल ऑफर, हाँ हाँ स्पेशल ऑफर, ओके फ्रॉम एब्रोड टाइप ही है उसके लिए, तो ओके तो स्पेशल ऑफर आया, कितने यूनिट्स का आया, बबीता जी ने कहा मुझे 100 यूनिट्स दे दीजिए टीवी की, बंगाल में जाके बेचूंगी, बंगाल में जाके बेचूंगी 100 यूनिट्स, है ना, नहीं, तो अब मुझे ये बताओ जेठालाल इस इन 100 टीवी को बबीता जी को किस रेट में देगा, उसकी कॉस्टिंग क्या आ रही है वैसे देखा जाए तो, 60 रुपए और 30 रुपए, हाँ 90 रुपए की कॉस्टिंग आ रही है, 90 में दे देगा, भाव टू भाव दे देगा, हाँ ओके 90 रुपए। हाँ तुम लोग बताओ, तुम लोग सही आंसर दोगे पक्का, बबीता जी को देने में तुम लोग सही आंसर दोगे, ये लोगों को नहीं आएगा आंसर, तुम लोग बोलो, हाँ बोलो, यस बॉयज, कॉस्ट टू कॉस्ट, प्रदीप ने कहा, हाँ ओके भाव बताओ भैया, भाव बताओ, बबीता जी बोले जेठा जी कॉस्ट टू कॉस्ट तो आप देंगे लेकिन रेट तो बताइए, अब बताइए रेट, 90, अगर मैं जेठालाल होता ना तो मैं उसको 60 रुपए में दे देता, हाँ अब बोलो, हाँ तुम फ्री में दे देते ना, फ्री में तो वो नहीं लेगी, फ्री में तो वो नहीं लेगी, उसका भी ऐसा है ना, हाँ फ्री में भी दे सकते हैं, ये देखो प्रदीप देवजीत भी कह रहा है फ्री में दे दो बबीता को, तो कॉस्ट टू कॉस्ट होना चाहिए ना, तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ही दे रहा हूँ, टेंशन मत करो, हाँ सोचो 100 यूनिट्स, अभी भी नहीं समझे तुम लोग, सुनो जो बबीता जी को मैं 100 यूनिट्स दूंगा
मेरे को एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या आना है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही तो आना है, फिक्स तो पहले ही लगना है। अगर मैं बबीता जी को माल बेचूं चाहे ना बेचूं, ये 30,000 रुपए तो लगने ही लगने हैं ना, तो इस कॉस्ट को काउंट क्यों करते हो? ये 60 रुपए, केवल ये जो 60 रुपए लग रहे हैं ना, अगर मैं बबीता जी के लिए 100 यूनिट्स अलग से मैन्युफैक्चरिंग करता हूं तो मुझे क्या लगेगा पर यूनिट? 60 रुपए, और 60 रुपए इंटू 100 कितना होता है? यहाँ पे भी बबीता जी को, हाँ अच्छा ठीक है, तो 6,000 रुपए में मेरा काम, मैं कहूंगा बबीता जी एक काम करो, आप हर यूनिट का मुझे क्या कर दीजिए, 60 रुपए दे दीजिए, और 6,000 रुपए आप मुझे दे दीजिए, और 100 टीवी लेके चले जाइए। ओके, बबीता जी से मैंने क्या कमाया? कुछ नहीं। फिक्स कॉस्ट, हाँ, अब किसी ने कहा सर फिक्स कॉस्ट, मैंने कहा भैया फिक्स कॉस्ट तो बबीता जी चाहे सामान ले चाहे ना ले 30,000 लगनी है, मेरा प्रोडक्शन हो चाहे ना हो 30,000 लगनी ही है। इन 100 यूनिट्स को बेचने के लिए मुझे क्या एड ऑन फिक्स कॉस्ट लग रहा है क्या? नहीं लग रहा, तो फिक्स कॉस्ट है मेरा इनको बेचने के लिए निल, सो प्रॉफिट इज निल। इसीलिए क्या हो जाता है, इस वर्ड का बहुत रोल हो जाता है, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन। नहीं रिकवर तो एक बात बताओ, बबीता जी आई और तुम मुझसे फिक्स कॉस्ट का पैसा लोगे? हाँ ठीक है ना हाँ, बबीता जी आए हैं और तुम मुझसे फिक्स कॉस्ट का पैसा लोगे, अगर बबीता जी नहीं आते तो भी तुम्हारे लगते कि नहीं लगते? कवर हो गया ना, कर लिया ना 30,000 रुपए कवर पहले, मतलब तुम बबीता जी के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं हो। हाँ 10,000 रुपए तुम ऑलरेडी प्रॉफिट कमा रही हो, तुम्हारे घर से गया क्या तुम्हारा? नहीं गया ना। तो ऐसे जब भी स्पेशल ऑफर मिलते हैं ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, वेरिएबल कॉस्ट पे। अगर मेरा आशीष आएगा, सर है ना एक काम करो ना सर, आप है ना, हाँ आप मोबाइल की दुकान है आपकी, आप मेरे को कॉस्ट टू कॉस्ट दे दो, तो मैं क्या आशीष से वहां की इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, वहां पे आदमी रखे हुए उनका खर्चा जोड़ूंगा? नहीं, आशीष बहुत अच्छा स्टूडेंट है मेरा, ठीक है ना, तो उसमें वेरिएबल कॉस्ट पे दे दूंगा कि कॉस्ट टू कॉस्ट ले जाओ, तो फिक्स कॉस्ट काउंट नहीं होगा। इसीलिए कॉन्ट्रीब्यूशन वर्ड का क्या है, बहुत बड़ा रोल है। चंचल आई, चलो आप देखो, सुनो सुनो सुनो, फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो भले ही आप प्रोडक्शन करें चाहे ना करें आपको पे करना पड़ता है ना। तो अगर आप चाहे 10,000 यूनिट्स बना लो, चाहे 1100 बना लो, चाहे आप प्रोडक्शन करो ही मत, तो भी आपकी फिक्स कॉस्ट तो लगनी ही लगनी है। तो बबीता जी को जो यूनिट्स एड ऑन आप कर रहे हो, सेल आउट कर रहे हो, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आने वाली, ये आपके मार्जिनल कॉस्टिंग में काम आने वाला है। पेपर नंबर 10 अगेन जो मैं एफएम पढ़ा रहा हूं उसी का जो फर्स्ट पार्ट होगा कॉस्टिंग, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग टूल एक चैप्टर आएगा, वहां पर आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देखो, तो कंट्रीब्यूशन का रोल मुझसे पूछा गया, तो मैंने आपको एक कंट्रीब्यूशन का रोल समझाया कि भैया इस कंट्रीब्यूशन में कितना दम है। सारे डिसीजन किसके बेसिस पे लिए जाते हैं? कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे लेते हैं। फिक्स कॉस्ट इज इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, वो तो लगना है, वो तो लगना है, दैट इज इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। चलिए नाउ सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज कंट्रीब्यूशन, माइनस क्या करना, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को भी हम लोग एफएम में दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। एफएम में हम इसे भी क्या कर देंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कॉस्टिंग में तो सिर्फ फिक्स कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट पढ़ोगे, एफएम में क्या करोगे, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट, दो तरीके से पढ़ोगे। सर इनमें क्या फर्क है? मैंने कहा देखो, पहली बात तो ये लिखो कि फिक्स कॉस्ट क्या होती है, जो चेंज नहीं होती है, नॉट चेंज विद द प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज नहीं होती वो होती है फिक्स कॉस्ट। और ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या क्या आने वाला है, एग्जांपल में लिख लो, जस्ट लाइक सैलरी, रेंट एटसेट्रा। सैलरी देना है, रेंट वगैरह देना है, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट है, फिक्स, ये तो जाना ही जाना है, सैलरी तो जानी जानी है, तो ये सब फिक्स कॉस्ट का पार्ट है। ओके, जैसे ही आप फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस कर देंगे, आपके पास आ जाएगा क्या, EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी तक मैंने इसमें इंटरेस्ट का खर्चा लेस नहीं किया है, टैक्स का खर्चा भी लेस नहीं किया है, अब हम इसमें से लेस कर देंगे क्या, इंटरेस्ट। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और जब हम इसमें से टैक्स लेस कर देंगे, हाँ जी, तो हमारे पास आ जाएगा क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स बोल दो चाहे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोल दो।
ओके, इंटरेस्ट पे कर दिया ना, दैट मीन्स हमने अपने डिबेंचर होल्डर्स को, लोन जिससे लिया उसको इंटरेस्ट दे दिया, राइट? कैपिटल सोर्स में जो हमारे डिबेंचर से पैसा रेज किया था, उन डिबेंचर होल्डर्स को हमने इंटरेस्ट दे दिया, लॉन्ग टर्म लोन पे इंटरेस्ट दे दिया। अभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या दे दें? डिविडेंड दे दें। ओके, तो लेस कर दीजिए प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। ये आ जाएगा हमारे पास क्या? इतेश, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। और ये जो है ना इंटरेस्ट, ये आपकी फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट है। इसको हम बोलेंगे आगे चल के क्या? फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। फाइनेंस रेज करने के लिए जो कॉस्ट है वो फाइनेंशियल कॉस्ट, इंटरेस्ट को। और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को भी क्या कहा जाएगा? फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट तो क्या हो गया? बिजनेस को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, सैलरी हुआ, रेंट हुआ, ये सब फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट क्या हुआ? डिवेंचर होल्डर्स को जो इंटरेस्ट दोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दोगे, ये दोनों किस में काउंट आएंगी? फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। पैसा रेज करने के रिगार्डिंग आपको जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रहा है, दैट इज फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। ये आ गया हमारे पास क्या? इतेश। इतेश, दिस वन, वाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अगर हम इतेश को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ईपीएस आ जाएगा। ईपीएस इज इक्वल्स टू, हाँ जी, इतेश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ईपीएस, एक्स डिवाइडेड बाय वाई। ये पूरी कैलकुलेशन रहेगी। हाँ बोलो, क्या नहीं समझ में आया? पहले इतेश आ गया, फिर हमने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लिख दिया, उसको हमने वाई डिनोट कर दिया, देन लास्ट में एक्स डिवाइड बाय वाई, दैट इज ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। भाई टोटल अर्निंग डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर, सिंपल। एक शेयर के रिगार्डिंग आप क्या कमा रहे हो वो आ जाएगा। मान लीजिए आपकी टोटल अर्निंग्स है 50 लाख और आपने शेयर्स इश्यू कर रखे हैं मान लीजिए 1 लाख, तो 50 रुपए क्या हो जाएगा आपका? अर्निंग्स पर शेयर। एक शेयर पे आप कितना कमा रहे हैं? 50 रुपए। 1 लाख शेयर पे आप क्या कमा रहे हैं? 50 लाख, तो एक शेयर पे कितना कमाया? 50 रुपए। ओके, बस सिंपल। आज हम यहीं पे इसको रोक देते हैं। ईपीएस सीखा, उसके बाद कल हम और आगे पढ़ेंगे। ओके, देखिए दोपहर का टाइम है, सोना बिल्कुल मत, वरना इतना इंटरेस्टिंग चीज भी क्या हो जाएगा? परेशान करेगा। आप 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो मेरे से क्लास से पहले, एकदम रिफ्रेश होके 5 मिनट के अंदर अंदर आप वापस आ जाएं। लेकिन इस क्लास में जगे रहें। इससे पहले क्लास में सोना हो सो जाएं, लेकिन इस क्लास में पक्का जगे रहना है। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू।